हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर की इंडियन ज्योग्राफी में भारत का सामान्य परिचय पर अपन चर्चा कर रहे थे। मित्रों, सामान्य परिचय में भारत की अक्षांश, देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रफल, विश्व की कंडीशन में भारत की स्थिति देखें तो विश्व के का टोटल क्षेत्रफल है उसमें भारत का 2.4% है, वो क्षेत्रफल में अनुपात है, इसमें है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में लगभग 17.5% हिस्सेदारी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत है वो यानी दूसरा स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के अंदर यानी 7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान रखता है। सबसे बड़ा देश है वो क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद में कनाडा है, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर यानी चीन है, और चीन के बाद में फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बाद में भारत का स्थान आता है। इस 7वें स्थान पर कौन है? भारत है। तो इस प्रकार भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर यानी 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत एशिया की दृष्टि से कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? दक्षिणी दिशा के अंदर स्थित है। कौन सी? दक्षिणी दिशा, दक्षिणी मध्य दिशा में स्थित है। भारत के टोटल जो पड़ोसी देश है उसमें 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय दृष्टि से भारत की सीमा लगती है, या भारत के स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। उसमें इधर जो उत्तर पश्चिम ये भाग है, इसमें कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर है। कौन से राज्यों से जुड़ी हुई है? जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और इधर गुजरात। ये जो गुजरात का इलाका है, इधर इसको कहते हैं सर क्रीक। क्या कहते हैं? सर क्रीक। ये जो सर क्रीक है, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादास्पद क्षेत्र है। भारत व पाक के बीच में विवाद वाला क्षेत्र है। विवाद वाला क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, उसको अपन सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये पूरा दलदली भाग है, कच्छ के रण क्षेत्र का है, और इसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादास्पद क्षेत्र है। तो गुजरात की भी लगती है। राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। इसका जिक्र अपन विगत क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन वापस इसको कौन कौन सी सीमा किसके साथ में लगती है एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली सीमा है उसको रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक उत्तरी भारत के अंदर एक पड़ोसी देश और है, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा लगती है वो मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर लगती है। इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से। कौन से? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान के साथ में भारत की लगती है। इसके अलावा इधर जो उत्तर का भाग है, ये उत्तरी भारत की जो सीमा यहाँ चीन की लगती है, और चीन की भारत के साथ में विवादास्पद है, जो टोटल यानी कि भारतीय गजट के अनुसार कितनी है? ये 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन की साथ में लगती है। कौन कौन से राज्यों की लगती है? जिसमें 5 राज्य है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी इसके साथ में लगती है, चीन के साथ में। तो ये 5 राज्य है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा
इधर जो पूर्वी सीमा, ये जो नेपाल है, नेपाल जो उत्तर की तरफ भारत की सीमा लगती है, टोटल कितने हैं, 1751 किलोमीटर है। इसकी सीमा यहाँ पे जो उत्तराखंड है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार है, एक पश्चिम बंगाल की सीमा भी इसके साथ में लगती है। पूर्वी जो सीमा है ये देखो, यहाँ म्यांमार है, इधर कौन सा देश है, म्यांमार भारत का पूर्व का पड़ोसी देश है। और म्यांमार के साथ में भी सीमा अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की लगती है, 4 राज्यों की लगती है। देखो त्रिपुरा एक ऐसा देश है, राज्य है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का वह राज्य जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। और भारत की सर्वाधिक सीमा भी बांग्लादेश के साथ में लगती है। कितनी लगती है, 4,000 सन्नो किलोमीटर, 4,000 सन्नो किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में लगती है, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा मित्रों, ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के बाद में यहाँ जो म्यांमार देश है, इसमें एक पहाड़ी पड़ती है, अराकान योमा। उस पहाड़ी का क्या नाम है, अराकान योमा। ये अराकान योमा पहाड़ी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, और इधर यानी कि इंडोनेशिया और इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी आती है, हिंद महासागर वाला भाग। बंगाल की खाड़ी में ये आते आते जो अराकान योमा पहाड़ी है वो डूब सी गई है, यानी डूबी हुई है। और इसके कुछ अवशेष है वो द्वीपों के रूप में यानी समुद्र तट पर दिखाई देते हैं। ये अराकान योमा पहाड़ी की कुछ अवशेष हैं जो द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। उसे बंगाल की खाड़ी के अंदर किस नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप, जो मित्रों अंडमान निकोबार द्वीप, जिस पर पहले जापान का अधिकार था और फिर जापान ने भारत को दे दिया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ झंडा फहराया था। तो इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीपों का समूह है, एक में अंडमान है और फिर निकोबार है। अंडमान में वापस 4 भाग है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। निकोबार के 3 भाग है, जिसमें कार निकोबार और मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणीतम पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और अंडमान का लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के द्वीप के अंदर एक चैनल पड़ता है, उस चैनल का क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है वो, यानी कार निकोबार, या यूँ कहे कि लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो यहाँ पड़ता है, यहाँ भी भारत का एक द्वीप है जिसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसमें भी 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल किस में स्थित है, यहाँ देश है भारत का एक दक्षिणतम पड़ोसी देश, उसका नाम है मालदीव, जिसकी जलीय सीमा भारत के साथ में लगती है। तो मालदीव, फिर वो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनीकॉय द्वीप है उसके बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल है वो मिनीकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है, और यहाँ ये अरब सागरीय जो भाग है इधर है वो बंगाल की खाड़ी वाला भाग है। इसके साथ श्रीलंका जो छोटा देश है, इसके साथ इस जलीय सीमा भी लगती है। तो भारत का ये जो सामान्य परिचय के अंतर्गत इसकी अक्षांशीय देशांतरीय पड़ोसी राज्यों की सीमा से संबंधित कुछ जानकारियां थी। इसके अलावा जो समुद्री सीमा होती है, जैसे भारत की समुद्री टोटल जो सीमा है वो कितनी है, 7,000
517 7,517 किलोमीटर। ये 5,717 किलोमीटर जो भारत की इस 9 राज्यों की सीमा है वो समुद्र से लगती है, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की सीमा भी शामिल है। इसमें क्या होता है कि ये पूरा किसी भी देश की जब सीमा होती है समुद्र के साथ में लगती है तो उसकी तटीय सीमा सीधी नहीं होती है, तो इसके लिए एक यहाँ से एक जीरो लाइन खींची जाती है, जीरो लाइन मान ली जाती है। ये जो जीरो लाइन वाली सीमा है यहाँ से समुद्री सीमा शुरू होती है। यहाँ से 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील। एक मील होता है, उसके अंदर जो साधारण मील होता है उसमें तो 1.6 किलोमीटर होते हैं। कितने? 1.6 किलोमीटर होता है। और नॉटिकल मील होता है जो समुद्री मील होता है, उसमें एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ जीरो लाइन से 12 जो नॉटिकल मील है, 12 समुद्री मील ये जो सीमा है ये इस देश की क्या लगती है? प्रादेशिक सीमा कहलाती है। यानी जितना स्थल पर इस पर अधिकार है उतना का उतना इस समुद्र पर 12 नॉटिकल मील पर संबंधित देश का पूरा अधिकार रहता है। तो भारत का भी अधिकार है वो 12 पर यानी कि नॉटिकल मील पर इसका प्रादेशिक सीमा लगती है। इसके अलावा 12 से 14 तक यानी कि इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फिर संलग्न क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ से 14 तक ये क्या कहलाएगा? 14 नॉटिकल मील समुद्री मील तक ये संलग्न क्षेत्र कहलाएगा, और इसके बाद में 24 से अधिक तक क्या कहलाएगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, फिर उच्च सागर कहलाता है। तो इस प्रकार यानी कि समुद्री सीमा है वो भी भारत की टोटल 7,516 किलोमीटर लगती है। अब देखो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसकी बात करें, भूगर्भिक जो संरचना है भारत की उसका विकास कैसे हुआ है। तो 1912 के अंदर मान एक सिद्धांत दिया था। 1912 के अंदर जर्मनी के एक जलवायु वैज्ञानिक था, जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक, उसका नाम था यानी कि विस्थापन कोपेन, अल्फ्रेड वेगनर का विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर इस वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, और जिसमें संपूर्ण जो पृथ्वी है, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है इसके दो भाग किए थे कि इसके दो भाग है। एक भाग इसका नाम था लॉरेशिया या अंगारा लैंड, लॉरेशिया, और ये दक्षिण का भाग था उसका नाम था गोंडवाना। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि भाई पूरी पृथ्वी है वो सारे जो द्वीप है, महाद्वीप है, ये भूखंड के रूप में जुड़े हुए हैं, और उस भूखंड का क्या नाम था? पेंजिया। कार्बोनिफेरस काल के अंदर इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए, जिसमें एक लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के वापस यानी कि टुकड़े हुए, बिखरा हुआ, और उसी में से भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये भारतीय प्लेट है वो उत्तरी पूर्व की ओर खिसकने के बाद यूरेशियन प्लेट से टकराई, और जिससे यानी कि अभिसरण क्रिया से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और इस कालखंड के अंदर भारत में 3 वृहत भौगोलिक प्रदेश बने, जिसमें एक तो था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा जो प्रायद्वीपीय प्रदेश, दक्षिणी भारत का हिस्सा है प्रायद्वीपीय प्रदेश भी। और हिमालय पर्वत से कालांतर में निकलने वाली नदियां हैं, वो बीच में एक गर्त था, उसको पाट करके एक विशाल मैदान का निर्माण किया, उत्तर का विशाल मैदान।
ये सारे जो 3 वृत्त भौगोलिक प्रदेश में विभाजित हुआ, ये अलग अलग कालों के अंदर हुए हैं। इस कालों को अपन 4 यानी कि एरा या इसको कहते हैं महाकल्प, महाकल्प के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें भारत के अंदर अलग अलग कालों की अलग अलग चट्टानें पाई जाती है। और किसी भी यानी क्षेत्र के अंदर मिट्टी है या खनिज है, मिट्टी या खनिज है, उसकी जो उत्पत्ति या उसकी जो संरचना है वो चट्टानों की संरचना पर ही निर्भर करती है। तो किसी भी प्रदेश के अंदर या धरातलीय जो स्थिति है उसमें पाई जाने वाली मिट्टी है या खनिज है, वो वहाँ पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। तो भारत में पाई जाने वाली जो चट्टानीय संरचना है, ये चट्टानीय संरचना इन 4 महाकल्पों के अंदर यानी निर्मित हुई है, जिसमें पहला है प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन युग। उसमें 4 यानी कि काल हुए, 4 युग हुए हैं, जिसमें आर्कियन हुए, धारवाड़ हुए, ओडपा हुए और विंध्यन हुए। इसके बाद में दूसरा युग आया पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, ये पैलियो क्रम के अंदर यानी पैलियोजोइक महायुग में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की जो काल की चट्टानें हैं उसमें ज़्यादातर यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार है, पेट्रोलियम कोयला के भंडार ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्कन ट्रैप का जो पठार है, मेसोजोइक के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। फिर सेनोजोइक, सेनोजोइक के अंदर 2 काल युग हुए, जिसमें टर्शियरी काल और चतुर्थ युग काल। तो इस प्रकार भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, ये भूगर्भिक संरचना अलग अलग कालों के अंदर हुई है, और इन अलग अलग कालों के अंदर विभिन्न जो चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों की संरचना से ही वहाँ की जो खनिजों की, मिट्टी की स्थिति है वो निर्भर करती है। तो ज़्यादातर भारत के अंदर जो चट्टानें हैं, जैसे रवेदार चट्टानें हैं, तो रवेदार चट्टानों की मर्दा है वो अनुर्वर है। और इन चट्टानों के अंदर जो आर्कियन काल की चट्टानें हैं, जहाँ पे धात्विक खनिजों का अधिक विकास हुआ है, उपस्थिति अधिक मिलती है, जैसे सोना, लोहा, मैग्नीज है। और सागरीय निक्षेपित जो चट्टानें हैं वो परतदार चट्टान है, उसमें जीवों के अवशेष है वो दबे रहने और पेट्रोलियम भंडार मिलने की संभावना होती है। जैसे भारत में खंबात की खाड़ी में अंकलेश्वर या कावेरी बेसिन है। तो इस प्रकार यानी कि अलग अलग चट्टानों के अंदर जो चट्टानों की जो संरचना या है, वहाँ जैसे ही खनिजों का और धरातलीय स्थिति की यानी कि संभावना अलग अलग कालखंडों के अंदर अलग अलग प्रकार की रहती है। अब इस कालखंड की अपन विस्तृत चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।